मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसे हो? मैम आज हम पागल हुए हैं। क्या हो स्पेशली मैं तो पागल हूँ। क्या हुआ है? मैम आज हम ना क्लासेस लेते हैं ना जब। कायनात हमें बताएंगी आज। कायनात, आपसे बड़े अरसे बाद पूछने लगी हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। पढ़ा है आपने बेटा? हमने मैम को चेस्ट पेन पढ़ी थी, डिज्निया पढ़ा था। ये वेरी पढ़ा था गुड। और हमने इनका डिफरेंशिएशन देखा था कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डिज्निया है तो उसको रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी में किस तरह डिफरेंस करते हैं उसका। हाँ, वो मुझे बता दो, पल्मोनरी और कार्डियक में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डिस्निया को। मैम मैंने वैसे पढ़ा नहीं है, चलो कायनात, इसको फिर साथ भी मैं साथ आपको पढ़ो। आपका लेक्चर बता देती हूँ। जी जी, हाँ, मैं कह इंशाल्लाह रही मैम थी कि आप पढ़ूंगी। साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो, अब काफी टाइम हो गया। ठीक है, फाइका। फाइका, आपने बड़ा अरसा हो गया माइक ऑन नहीं किया। फाइका खैर है? आई में भी है या नहीं? जी मैम। हाँ, क्या हो गया, आप कहाँ गायब हैं आजकल? मैम इधर ही मैं सबकी सुन रही होती हूँ। अच्छा फाइका, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था मुझे बताएं। मैम कल हमने जो था वो कार्डियक का पढ़ा था, उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे। देन जी। उसमें पाल्पिटेशन और डिस्निया पढ़ा था। पैल्पिटेशंस क्या होती हैं? पाल्पिटेशन मैम हमारे पास इरेगुलर हार्ट बीट्स आती हैं हमारे पास। जो इसमें था हमारे पास के बेनाइन कंडीशन भी हो सकती है आपके पास और मोस्ट सीवियर भी हो सकती है। जिसमें बेनाइन में आपके पास मिट्रल वाल्व आ सकते हैं या आपके पास जो एक्सटीट हार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर में जाते हैं हम तो हमारे पास क्रोनिक आर्टरी डिजीजेज आती हैं या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वगैरह होता है हमारे पास। और इसमें हमने उसके सेंसेशंस पढ़ी थी कि जैसे कि बम्प होती हैं या जंप फ्लॉप वगैरह की जो कंडीशन है हमारे पास आती हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 6 अगर हमारे पास होती हैं 6 बीट्स अगर होती हैं पर मिनट, तो इसको आप फिजियोलॉजिकल कंसीडर करेंगे। अदरवाइज ये आपके पास जो होती हैं वो पेन या शॉर्टनेस ब्रीथिंग या फेंटिंग वगैरह काज करती हैं। ठीक है, गुड। मैम यही और था। हमारे पास ठीक है, गुड पैकअप। सना वाहम। मैम हम कौन है? अच्छा वाहम, आप मुझे बताओ कि हमारे पास चेस्ट पेन जो है हम लोग उसे रफली किन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हाँ, चेस्ट पेन को आपने कहा था कार्डियक ओरिजिन से और यानी कि नॉन कार्डियक ओरिजिन। कार्डियक में आपको पेरिकार्डाइटिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और आपके पास एन्यूरिज्म और मिट्रल वॉल्व की जो है कोलैप्सेशन आ सकती है। जबकि नॉन कार्डियक के केस में आपकी कोई मस्कुलर डिसफंक्शनिंग हो सकती है, आपकी डाइजेस्ट वो जीआईटी भी जो है वो की पेन की प्रॉब्लम्स भी जो है वो कार्डियक पेन जो है वो मीन्स के मिमिक होती है उसे। और उसके बाद दूसरी मैम हाँ एक थी सर्वाइकल डिस्क की बात की थी हमने, उसकी हाँ, पेन भी इवन आती है और सर्वाइकल स्पाइन आर्थराइटिस में चेंजेस कोई की। यस प्रॉब्लम ना, मैम। सर्वाइकल स्पाइन में यस कोई मैम। प्रॉब्लम हो हमारे पास, तो भी हमारे पास जो पेन है ना वो आ सकती है, चेस्ट पेन आ सकती है। नॉन कार्डिक। वो ये नॉन होता है कार्डिक। ना, यस मैम। हाँ नॉन कार्डियक आ सकती है जब हमारे पास स्पाइन का कोई मसला होता है, तो इर्द गिर्द के जो हमारे पास मसल्स हैं वो भी स्पैज्म में चले जाते हैं, अपर ट्रैप स्पैज्म में जाएगा। फिर वो जो है वो मूवमेंट और मसल इम्बैलेंस की वजह से पेक मेजर जो है, मतलब जब बैलेंस खराब हो जाएगा ट्रैप से पेक मेजर का, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास चेस्ट पेन भी आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रिगर पॉइंट्स अगर पेक में बन रहे हैं, पेक मेजर या पेक माइनर में हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं, हमने पीछे पढ़ा था यस मैम। ट्रिगर पॉइंट्स के साथ हमारे पास क्या आ रहा था, नोजिया वॉमिटिंग भी आ रहा था हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स के साथ। ठीक है, यस तो मैम। ये यस चीजें मैम। जो है ये हमारे पास आ सकती हैं। ओके। और एक रह गई, पल्मोनरी भी रह गई मैम। पल्मोनरी भी हाँ नॉन हाँ, कार्डिक जो है वो अच्छा अब से चलो किरण को आज नहीं छेड़ते हम। अलिशबा। ना मैं वो गाना याद आ गया ना छेड़ो मैम सताए हुए हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे वो याद आता है हमेशा, ना छेड़ में लंगानू पहचाएंगे। अच्छा चलो, क्या नाम है, गुलफाम नहीं आई है अभी तक? अलिशबा। चलो, जी मैम। अलिशबा का इंटरनेट खराब है। अलिशबा मुझे बस ये बता दें कि हम कार्डियक और नॉन कार्डियक जो पल्मोनरी डिज्नी है उन दोनों का डिफरेंस कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसमें?
चलो रहने दो रिश्मा, रहने दो, कोई बात नहीं। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। ऐसे ये ना जब इंटरनेट लिशबा खराब की होता ऐसी है आ ना, रही है जैसे लिशबा ने नशा किया हुआ है। हाँ ऐसा ही ऐसा लग रहा है कोई मूवी देख रहे हैं हम, उसमें लिशबा बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को म्यूट करने लगी, हम पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। मैम इसका डिफरेंस था ये कि अगर 15वीं है तो इसमें जो है एप्लीकेशन यार मैम की आवाज आ रही है सबको? हाँ जी लिशबा, सबको आ रही है मेरी आवाज, सिर्फ आपका मैम इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जी जी okay, now we are going to discuss about कफ और वो जो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमारे रह गए थे ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर ये वही है मैम इसमें पहले एक ये चीज क्लियर कर दे मुझे। जी फायका। ये जो डिज्निया में हमने ये ग्रेविटी का जो था, इसमें एक पैराग्राफ आ रहा था। क्या पैराग्राफ बताएं जरा मुझे, पता जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैम 4th है इसका डिज्निया में ना। तो मैं पहुंच ही गई हूँ, मैं बताती हूँ आपको। ये 227 पेज। पैराग्राफ की स्टार्टिंग बताए ना, 1 2 3 उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में बताया हुआ है कि सडन अगर हो तो। हाँ उसमें वो ग्रेविटी का आ रहा था ना, अपराइट पोजीशन और इस तरह से, मुझे समझ नहीं थी लगी वैसे। अच्छा, अब इसमें इन्होंने हमारे पास कहा था कि इंडिविजुअल्स जिनमें हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो CHF के साथ एसोसिएटेड होती है, उसमें क्या होता है कि जब अपराइट पोजीशन में होते हैं तो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी का जो है फ्लूइड वो शंट होता रहता है। अब देखो हमारे पास है ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से फ्लूइड ने जो है वो नीचे की तरफ मूव करना होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास यस मैम। फ्लूइड की जो शिफ्टिंग है वो प्रॉपर होती है, लोअर एक्सट्रीमिटी पे भी होता है, अपर एक्सट्रीमिटी में भी होता है, लेकिन जब हम सुपाइन या प्रोन में लेटते हैं तो हम ग्रेविटी के हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो फ्लूइड लेग्स में अमूमन पूरे दिन में होना था, अब हमारे पास क्या है, वो फ्लूइड जो है वो सारा का सारा जो है वो हमारे पास ज्यादा एक्यूमुलेशन होने लग जाती है चेस्ट में, ठीक है। इस वजह से एसओबी आ रहा होता है। दिन में ग्रेविटी के ओके इफेक्ट की वजह से हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी में भी होता है, शंटिंग ऑफ फ्लूइड हुई होती है लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। तो हमारे पास कार्डियक लोड जो है ओके वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जब हम लेटते हैं तो कार्डियक लोड ज्यादा हो जाता है, इस वजह से हमारे पास ये आ रहा होता है। ओके। अच्छा नेक्स्ट हमने सिंकोपी पढ़ लिया था। यस आई थिंक हमने कार्डियक सिंकोपी पढ़ लिया था। नहीं मैम डिज्नी तक पढ़ा वो था। मैम नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, चलो। डिज्निया तक ही पढ़ा था। कार्डियक सिंकोपी हमारे पास ये है कि फेंटिंग ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब हमारे पास फेंटिंग होती कब है, जब हमारे पास बच्चों, मैं आप लोगों को म्यूट करने लगी, ठीक है। ओके we were discussing about the cardiac syncope। अब हमारे पास syncope होती है मतलब फेंटिंग, जैसे बेहोश होना। हमारे पास syncope होती मेनली तब है जब हमारे पास ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन जो है वो किसी तरह से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कार्डियक syncope और मोर माइल्ड लाइट हेडेडनेस कैन बिकॉज वे रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन। कार्डियक कंडीशन रिजल्टिंग इन सिंकपी, सबसे कॉमन हमारे पास जो कार्डियक कंडीशन सिंकपी में, या तो हमारे पास हाइपोटेंशन बहुत ज्यादा स्वेयर चल रही है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो रही है, या सबसे मेन चीज है एरिथमियास। एरिथमियास में हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास हार्ट की रिदम खराब हुई हुई है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टली भी ठीक नहीं है, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारे पास पहुंचना चाहिए पूरी बॉडी को इंक्लूडिंग द ब्रेन वो नहीं पंप हो रहा सही तरीके से, ठीक है। इसलिए हमारे पास कार्डियक सिंकपी एरिथमियास में एरिथमियास की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन है एंड वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी। वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी, आपको पता है हमारे ब्रेन की मेन ब्लड सप्लाई हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू जा रही होती है, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी फिर हमारे पास जो है वो बेसिलर आर्टरीज बनाती हैं, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर यस मैम, सेरेब्रल आर्टरी। सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस का एक मेन कंपोनेंट होता है हमारे पास यस वर्टिब्रल मैम, आर्टरी, तो अगर उसकी यस इनसफिशिएंसी मैम। होती है तब भी हमारे पास जो है वो कार्डियक सिंकपी जो है वो आ रही है। Lightheadedness that results from orthostatic hypotension may occur in any quick change in the prolonged position, going from a supine position to an upright position, or standing up from a sitting position, or physical exertion involving increased abdominal pressure, straining with the bowel movement, lifting. Any client with aortic stenosis is likely to experience lightheadedness as a result of the activities.
आगे इन्होंने कहा है कार्डियक सिंकोपी की एक माइल्ड फॉर्म हमारे पास लाइट हेडेडनेस होती है। लाइट हेडेडनेस हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है लाइक सिंकपी से पहले की, जैसे गुनूदगी टाइप की भी नहीं, जैसे आप लोगों को कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में सब देख रहे होते हो आप लोगों को, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा होता है इर्द गिर्द आपके, ठीक है, वो मैम ऐसे लगता है जलजला आ गया। जलजला आ गया, या ऐसा लगता है आपको मतलब इस डायमेंशन में हो ही नहीं, कहीं और ही हो आप, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट हेडेडनेस होती है। ये इन्होंने कहा हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को आगे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वो आप लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन पीछे काफी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। आप ये भी पढ़ चुके हो कि कितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर जो है वो कम होता है, तब हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जो है वो लेबल करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिन इंडिविजुअल्स में हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस होता है उनमें भी हमारे पास लाइट हेडेडनेस और कार्डियक सिंकोपी बहुत कॉमन होता है। अब ये इन्होंने कार्डियक कंडीशंस जो थी वो सारी कर ली डिस्कस। अब नॉन कार्डियक कंडीशंस है हमारे पास। नॉन कार्डियक कंडीशंस में हमारे पास एंजाइटी आता है, इमोशनल स्ट्रेस आता है, इन दोनों की वजह से हमारे पास हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, सब्सिक्वेंटली लाइट हेडेडनेस। साइड इफेक्ट्स सच एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में आल्सो occur during the period of initiation and regulation of cardiac medications. साइड इफेक्ट्स अगर मेडिसिन के आ रहे हैं वो तो हमारे पास अलग चीज आ रही है, लेकिन हमारे पास इसमें इन्होंने कहा जब आप हाइपरवेंटिलेट कर रहे होते हो ना, आप हाइपरवेंटिलेट कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हाइपरवेंटिलेशन की वजह से कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो सिंकपी आ सकती है। ये नॉन कार्डियक कंडीशन में इमोशनल डिस्टर्बेंस है, एंजाइटी है, इस वजह से आ रही है। Syncope that occurs without any warning period of lightheadedness, dizziness, or nausea may be a sign of heart valve or arrhythmic problem because sudden death can thus occur. Medical referral is recommended for an unexplained syncope, especially in the presence of heart or circulatory problem, or as if the client has any risk factor for heart attack. Examination of the cervical spine may provoke dizziness if signs of nystagmus, change in pupil sight. मैम हाइपर वेंटिलेशन का क्या बताया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा? हाँ, हाइपर वेंटिलेशन के रिजल्ट में ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सिंकपी जो है वो आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो इन्होंने बात की है ना, हाँ, कि अगर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि बात क्या, हाँ, सिंकपी आ रही है हमारे पास, लेकिन उसके साथ कोई और साइन सिम्टम्स, वार्निंग साइन नहीं आ रहा, यानी एकदम से ही बंदा बेहोश हो रहा है, कोई हमारे पास इमोशनल शॉक भी नहीं है कि कहेंगे उसको सदमा लगा तो इस वजह से जो है वो हो रही है। अब हमारे पास ये इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिविजुअल जो है वो विदाउट एनी लाइट हेडेडनेस नहीं हुई है, चक्कर नहीं आया है, बस डायरेक्ट गिर गया, तो हमें ये चीज इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें कार्डियक ओरिजिन की वजह से ये आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम रिस्क फैक्टर्स देख लेंगे, कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पैदा नहीं, या उसकी फैमिली में हमारे पास अगर उसमें नहीं है तो फैमिली में तो नहीं है सडन कार्डियक डेथ का कोई केस, अगर है तो फिर ये हमारे पास, हम लोग इसको लेबल करने कहेंगे कि हमारे पास कार्डियक ओरिजिन की सिंकपी आ रही है। आगे है हमारे पास fatigue provoked by minimal exertion indicate a lack of energy which may be cardiac in origin. Coronary artery disease, aortic valve dysfunction, cardiomyopathy or myocarditis or may occur secondary to neurological, muscular, metabolic and pulmonary pathological condition. Often fatigue of a cardiac nature is accompanied by associated signs and symptoms such as dyspnea, chest pain, palpitations and headache. फटीग तो हम सब में वैसे ही प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हमारे पास ये है कार्डियक रीजन की आएगी तो हमारे पास ये होगा कि आप एक्सर्शन करोगे तो उसके बाद तो आपको लैक ऑफ एनर्जी जो है वो फील होगी। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो हमें ये इंडिकेट करे कि ये हमारे पास कार्डियक रीजन की सिंकपी आ रही है। या हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के एंड पे आ सकती है फटीग, मस्कुलर, मेटाबॉलिक एंड पल्मोनरी कंडीशन। नेक्स्ट इन्होंने कहा पैल्पिटेशंस, हेडेक, नोजिया, इनके साथ एसोसिएटेड अगर होगी फटीग तो हमारे पास ये कार्डियक का रीजन जो है वो शो कर सकती है। Fatigue that goes beyond expectation during or after exercise, especially in a client with a known cardiac condition, must be closely monitored. It should be remembered that beta blocker prescribed for cardiac problems can also cause unusual fatigue symptoms. For the client experiencing fatigue without a prior diagnosis of heart disease, monitoring vital sign may indicate a failure
Okay. Monitoring participants may indicate a failure of the BPT rise with increasing workload, such as a situation may indicate cardiac output that is inadequate to meeting the demand of exercise. However, poor exercise tolerance is often the result of deconditioning, especially in older individuals. अच्छा, अब है हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसमें हमारे पास हार्ट डिजीज के अलावा हार्ट डिजीज नहीं प्रेजेंट, लेकिन फिर भी उसकी हम वाइटल मॉनिटर कर रहे हैं और उसको फटीग ज्यादा हो रही है। हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करा रहे हैं और उसमें जो है जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं आपको पता है आपका बीपी इंक्रीज होना चाहिए। अगर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कार्डियक आउटपुट जो है ना वो एडिक्वेट नहीं है हमारे उसके बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फटीग में हम लोगों ने पढ़ा कार्डियक रीजन की हो सकती है, नॉन कार्डियक हो सकती है और बाजू का जो है वो अनएक्सप्लेन्ड होती है कि हमारे पास आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ वर्क होती है। उसके अलावा इन्होंने कहा हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के यूजेज के एंड रिजल्ट में भी हमारे पास फटीग का लेवल आ सकते हैं। फटीग जो है अगर कार्डियक रीजन की होती है तो मेनली एसोसिएट होती है माइल्ड एक्सर्शन के बाद जो है वो फटीग का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। आगे इन्होंने बात की हुई है कफ की। कफ जो है हमारे पास मेनली पल्मोनरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन आ रहा है ना तब हमारे पास पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से भी हमारे पास जो है वो कफ आ सकती है, ये कार्डियक रीजन के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्या है कुछ ऐसे ड्रग्स हैं आप फार्मा में मैम पढ़ के ये आए हो। कफ जो है वो तो बहुत ही लेट स्टेज में स्वेयर कंडीशंस में आती है ना, हाँ मींस के जब जब हार्ट प्रॉब्लम हाँ हो तो। हाँ बिल्कुल जब एंड पे जब मैं वही बता रही हूँ जब पल्मोनरी कंजेशन ज्यादा हो जाती है ना तब हमारे पास कफ आती है। उसके अलावा हमारे पास जो है कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो कफ इंक्रीज होती है, जिसके साइड इफेक्ट में हमारे पास कफ होती है। आई थिंक वो हमारे पास एस इनहिबिटर्स है, आप लोगों ने फार्मा में पढ़ा है। हाँ, एस इनहिबिटर्स का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और वो साइड इफेक्ट हमारे पास कफ होती है। ओके हमारे पास कफ कब आएगी जब हमारे पास बस लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन इतना स्वेयर हो गया कि पल्मोनरी कंजेशन उसकी वजह से डेवलप हो रही है या माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, ये वाली इसका ये वाली पॉइंट जो है ना ये मेन जो है वो याद रखना आप लोग। ठीक है, और काफी इन्होंने कहा है हमारे पास जब आप सुपाइन पोजीशन में होगे या paroxysmal nocturnal dyspnea है या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपकी कफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर वो ये कार्डियक रीजन की कफ है। साइनोसिस हमारे पास क्या होता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से आपका जब ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है लिप्स पे आती है नेल बड्स पे आ जाती है फिंगर्स टोज इन सब पे आ सकती है। हेमाटोलॉजिकल और सीएनएस को इन्वॉल्व करते हैं विजिबल साइनोसिस कार्डियक एंड पल्मोनरी प्रॉब्लम। edema in the form of 3 pound of water edema in the form of a 3 pound or greater water gain or a gradual continuous gain over several days that result in swelling of the ankle abdomen and hands combined with shortness of breath fatigue dizziness may be the red flag sign of CHF। वाटर गेन हो रहा है आपके पास फ्लूइड गेन हो रहा है 3 पाउंड्स जो है या इससे ज्यादा वेट गेन है एकदम से या हमारे पास ग्रेजुअली ओवर डेज हो रहा है एंकल पे एब्डोमेन पे और उसके साथ साथ फटीग डिजीनेस भी आ रही है तो ये हमें बता सकते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो हो रही है। उसके अलावा इसके साथ हमारे पास जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी साइनोसिस होगा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट राइट अपर जो है एब्डोमेन के क्वाड्रेंट की पेन कह रहे हैं ड्यू टू डिस्क्राइब एज अ कांस्टेंट एगिंग और शार्प पेन मेकर सेकेंडरी टू एन एनलार्ज्ड लिवर इन दिस कंडीशन। Right-sided heart failure and subsequent edema can also occur secondary to cardiac surgery, venous valve incompetence and obstruction, cardiac valve stenosis, coronary artery disease and mitral valve dysfunction। अब right-sided heart failure हमारे पास जो है वो क्या होता है कार्डियक सर्जरी के बाद हो सकती है, ये इसमें इन्होंने हमारे पास बताया हुआ है। आपको पता है कि हमारे पास एडीमा बॉडी में अगर बात करें तो कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं एडीमा आने के। एक तो कार्डियक हो सकते हैं, कार्डियक में हमारे पास क्या है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, लेफ्ट साइड फेलियर का अलग किस्म का एडीमा होता है, राइट साइड फेलियर का अलग किस्म का एडीमा होता है। उसके बाद बात आती है नॉन कार्डियक कास्ट की। नॉन कार्डियक कास्ट में आपको पता है जब भी किडनी की इन्वॉल्वमेंट आती है उसमें भी हमारे पास एडीमा आ सकता है। लिवर की इन्वॉल्वमेंट है, लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है तभी एसाइटिस डेवलप हो रहा होता है ना और एडीमा आता है। ठीक है, तो ये इन्होंने डिस्कस किया हुआ है ऐसे कि डिफरेंट उसमें बताया हुआ है। अब इन्होंने पहले हमारे पास बताया कि एडीमा हमारे पास एडीमा को डिफाइन कैसे किया है कि 3 पाउंड ये इससे ज्यादा वाटर गेन हो रहा है बॉडी में, कहीं पे भी एब्डोमेन पे एंकल पे इन सब जगहों पे जो है वाटर गेन हो रहा है।
इसमें इसको एडिमा लेबल किया। उसके बाद इन्होंने बताया राइट साइडेड हार्ट फेलियर हमारे पास जो है कार्डियक सर्जरी के बाद आ सकती है, वीनस बार इनकम्पिटेंस की वजह से आ सकती है। नॉन कार्डियक कॉजेज ऑफ एडिमा, pulmonary hypertension, kidney dysfunction, cirrhosis or burns or infection and lymphatic obstruction, NSAIDs and allergic reactions are. When edema and other accompanying symptoms persist despite rest, medical referral is required. Edema is a cardiac region may require electrocardiogram monitoring during exercise or activity. ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का कि नहीं? मैम रीडिंग ही हाँ ये सारी रीडिंग की है, इसमें तो कुछ याद करने वाली चीज ही नहीं है। हाँ इसमें ये है कि कितने जो है एक 3 पाउंड वाला वक्त या वर्ड याद रखना है। उसके अलावा ये देख लेना है कि कफ जो है, अब ये एक सिंपल चीज है जिसमें भी एक्सर्शन से चीज ज्यादा हो रही है ना, फटीग लेवल आपका ज्यादा हो रहा है, DSOB जो है वो आपकी एक्सर्शन से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कार्डियक रीजन की आ रही है। और अगर हमारे पास वैसे ही है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस भी हमारे पास वही चीज प्रेजेंट है तो वो पल्मोनरी रीजन की जो है वो चीज है। अगर रफली हम इसको एक्सप्लेन करें। मैम सेकंड पॉइंट क्या बताया आपने? बहुत स्पीड से बोला मैम। क्या चीज? मैम सेकंड पॉइंट में सेकंड पॉइंट आवाज जो है बहुत दूसरा। उन्होंने ये बोला है कि अगर पल्मोनरी अगर ओरिजिन की होती है ना हमारे पास, अगर मैम आवाज बहुत दूर से आ रही मैम है। बहुत दूर से आ रही है मैम, बहुत दूर चली गई आप मैम। मेरा माइक वाकई दूर चला गया था। अच्छा, ये हमारे पास है जब भी पल्मोनरी ओरिजिन की हमारे पास SOB मैम थोड़ा और करीब आ जाए। बेटा इससे ज्यादा मुंह में डाल सकती हूँ मैं माइक, इसके अलावा ठीक है मैम अब ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ अब आपने जब भी कार्डियक और नॉन कार्डियक को डिफरेंशिएट करना है ना, अगर एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एसओबी और डिस्निया सेम चीज है, ये अगर एसोसिएट हो रहे हैं ना तो ये आप इसको लेबल कर दो कार्डियक है, ठीक है। ठीक हो गया मैम। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्लॉडिकेशन है। क्लॉडिकेशन और लेग पेन अकर्स विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। हमारे पास जब भी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो रही है इसका मतलब है हमारी पेरिफेरीज में स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी में जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम जा रही है। जब वो कम जा रही है हमारी, अगर हम देखो अगर नॉर्मल हम रेस्ट में है तो इतनी हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है ब्लड सप्लाई की, होती है लेकिन जब हम वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास जो है वो हमें ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो क्लॉडिकेशन में ये होता है हमारे पास अमूमन के पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की वजह से रेस्ट पे तो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी को वो सप्लाई कर देता है, लेकिन हमारे पास जब हम अपना वर्कलोड बढ़ाते हैं, हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो फिर जो है ब्लड सप्लाई कम होती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो फिर इस वजह से हमारे पास जो है वो पेन लोअर लिम्ब में स्टार्ट हो जाती है। Claudication of leg pain occurs with peripheral vascular disease, often simultaneously with coronary artery disease. Claudication can be more functionally debilitating than other associated signs and symptoms such as angina, dyspnea, and may occur in addition to these other symptoms. The presence of pitting edema along with leg pain is usually associated with vascular disease. अदर नॉन कार्डियक रीजन ऑफ लेग पेन में sciatica है, सूडो क्लॉडिकेशन है, एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, गाउट है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पेन एसोसिएटेड विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। Lower back pain associated with pseudoclaudication often indicates spinal stenosis. The discomfort associated with pseudoclaudication is frequently bilateral and improves with rest or flexion of the lumbar spine. अब आगे इन्होंने डिफरेंशिएशन ये हमारे पास बताई हुई है कि आपने नॉन कार्डियक रीजन की जो हमारे पास लेग पेन आ रही है ना उसको डिफरेंशिएट करना है कार्डियक रीजन ऑफ लेग पेन से। उसमें इन्होंने कहा है अगर हमारे पास स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से आ रही है ना, लोअर बैक की पेन आएगी और वो रेडिएट करेगी लोअर लिम्स में, और जब आप प्रेस करोगे तो हमारे पास इम्प्रूव हो जाएगी पेन जो है, रेस्ट से इम्प्रूव हो जाएगी, या आप लंबर स्पाइन को फ्लेक्स करोगे तो उससे आपकी जो है स्पाइनल स्टीनोसिस की पेन वो improve होगी। Vascular claudication may occur in the absence of physical findings but is usually accompanied by skin discoloration and trophic changes in the presence of vascular disease. जब भी vascular disease होती है हमने पढ़ा था कि trophic changes आते हैं, hair loss होता है, temperature जो है वो हमारे पास जो है लो हो जाता है as compared to the surrounding area जहाँ पे हमारे पास blood supply ठीक है। उसके अलावा hair
हेयर की तो हमने पढ़ लिया कि हेयर लॉस है, उसके अलावा जो नेल्स की ग्रोथ होती है ना, उसके जो है नेल में भी तो आ रही होती है ना, हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं आ रही होती लेकिन वो न्यूट्रिशन अपनी गेन कर रहा होता है, तो हमारे पास वहाँ पे ब्रिटल नेल्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं. Core temperature, peripheral pulses, skin temperature should be assessed. Cool skin is more indicative of vascular obstruction. Warm to hot skin may indicate inflammation or infection. Abrupt onset of ischemic chest pain or sudden worsening or intermittent claudication may be the result of thromboembolism and may be reported to the physician immediately. Cool skin आपको पता है, cool skin जब भी आ रही है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है उस एरिया की. उसके बाद अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है उसके एरिया का, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो चल रही है. पहले पेन हमारे पास जो थी वो हो रही थी एक्सरसाइज के साथ, अब एकदम से जो है वो रेस्ट पे पेन जो है वो स्टार्ट हो गई है. इस्कीमिक रेस्ट पेन, जो इस्कीमिक रेस्ट पेन बहुत शार्प पेन होती है. या हमारे पास पहले इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन नहीं होती है, इसको अगर हमने डिफाइन करना हो ना तो इट इज लेग पेन एसोसिएटेड लेग पेन विद मेनली काफ की पेन होती है, और तब स्टार्ट होती है जब हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, उसे क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कहते हैं. अगर पहले जो है 6 मीटर वॉक करके पेन स्टार्ट हो रही थी और अब पेन जो है वो 1 या 2 मीटर वॉक करके स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि वर्सनिंग हो रही है हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की, या कार्डियक रीजन का है तो कार्डियक डिजीज की. अगर ऐसा हो रहा है हमारे पास तो हमने इसको फॉरेन फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है. If people with intermittent claudication have normal appearing skin at rest, exercising the extremity to the point of claudication usually produces marked pillar in the skin over distal third of the extremity. The post-exercise cutaneous ischemia occur in both upper and lower extremity and is caused by selective shedding of the blood to exercise muscle and away from more distal part of the extremities. Okay. अब इसमें इन्होंने हमारे पास क्या है कि अगर क्लॉडिकेशन के साथ इंडिविजुअल्स हैं और उनमें ये हो रहा था कि नॉर्मली रेस्ट पे उनकी जो स्किन कलर है, स्किन चेंजेस कोई भी नहीं आ रहे, लेकिन जब वो करते हैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये हो रहा है कि हाँ, जब वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा स्वेयर साइनस सिम्टम्स आ रहे हैं. उनके जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है 2/3, अपर एक्सट्रीमिटी भी लोअर एक्सट्रीमिटी भी वो येलोइश होना शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो ये क्लॉडिकेशन आ रही है, वास्कुलर डिजीज की वजह से आ रहा है. ब्लड सप्लाई जो है वो शर्ट हो रहा है टू द मेजर एक्सरसाइजिंग ग्रुप ऑफ मसल्स एज कंपेयर टू द डिस्टल मसल्स जो इतना यूज नहीं होने. ठीक है, 5 मिनट रह गए हैं हमारे पास, मुझे अटेंडेंस दे दें, उसके बाद हम लोग जो मैंने वाइटल साइंस तक पढ़ा देना कंप्लीट. ये तो छोटा सा पॉइंट है. वाइटल साइंस में ऐसी वो नहीं है, मैं इसके बाद पढ़ा दूंगी, मेरा अटेंडेंस बाद में आ. ओके. ज़ैनब प्रेजेंट. सिद्रा फाइका प्रेजेंट है, इमन प्रेजेंट है, माम प्रेजेंट है, रिशो प्रेजेंट है. फजीन एब्सेंट है मैम. आयशा तारिक प्रेजेंट है, सना प्रेजेंट है, आलिया प्रेजेंट. आयशा मैंने किया हुआ है. हाँ जी, मैंने उसकी लगा दिया. आयशा आंसर आई हुई थी वो. ठीक है, ये दोनों तो एब्सेंट हैं, वसीम भी एब्सेंट है, किरण प्रेजेंट, सकीना प्रेजेंट, इकरा भी प्रेजेंट है, फातिमा राबिया, तूबा, नो मैम. कायनात, समन में नहीं है. मैम ये मेरी कल की क्यों एब्सेंट लगी हुई है? कायनात प्रेजेंट है. सबा प्रेजेंट है मैम. हाँ कायनात ये है आपका और आप प्रेजेंट हो. ओके ओके मैम. चलो हम लोग वो वाइटल साइंस वाला रह गया तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. थेरेपिस्ट में सी signs of cardiac dysfunction as abnormal responses to the heart rate and BP during exercises. The therapist must remain alert to the heart rate if that is either too high or too low during exercise. Very irregular pulse rate, systolic BP that does not rise progressively as the workload increases, or diastolic pressure greater than
और a change in diastolic pressure greater than 15 to 20 millimeter of mercury। अब आपको ये बात पता है, आप लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स जब भी वॉक या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट पल्स रेट ही होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। शुरू में जब एक्सरसाइज के जैसे आपकी एडेप्टेशन होती रहती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि जब आप एक इंडिविजुअल जिसमें कार्डियक हिस्ट्री है या आप एक इंडिविजुअल को एक्सरसाइजेस करा रहे हो और आप ये देख रहे हो कि उसका हार्ट रेट जो है वो उसका रिस्पांस ठीक नहीं है, इंक्रीज होने के बजाय वो एथलीट भी नहीं है लेकिन उसका हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, या उसकी पल्स जो है उसकी रिदम ठीक नहीं है, या एम्पलीट्यूड ठीक नहीं है, या ब्लड प्रेशर जो है वो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहा है या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आपने इन सब साइलेंट सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, आपने इस चीज को ध्यान से रहना है। और अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर तो आपने एक्सरसाइजेस को स्टॉप करा देना, ओके। Monitor vital signs in anyone with known heart disease. Some BP lowering medicines can keep a client heart rate from exceeding 90 bpm. For these individuals, the therapist can monitor heart rate but use perceived rate of exertion as a cause of exercise intensity। हम लोग ये यूज करते हैं PRE, परसीव रेट ऑफ एक्सर्शन, कि कितना वो परसीव कर रहा है एक्सर्शन के रेट को, ठीक है। ये भी हम लोगों ने, ये आप लोगों ने पढ़ा है PRE का? नो। और मैम ये गॉज क्या? ये वो यूज करें कि हम लोग एक्सरसाइज इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ना एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं परसीव रेट ऑफ मैम ये पीआर तो वो तो नहीं, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज? नहीं परसीव रेट ऑफ एक्सर्शन, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे PRE को, ठीक है। मैं इसको आपको पढ़ा दूंगी ओके PRE मैम। हमारे पास क्या है, जिसको लिख लेती हूँ ताकि, नहीं तो सेम ठीक है। अब कल आप लोगों ने, हम लोगों ने ये जो पूरी कहानियां पढ़ी है ना, इनको आपने याद करना है। कल हम जो है मेन स्टार्ट करेंगे कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी। ओके मैम। कल मैं जानना, चलो ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।